हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्री क्लासेस पे। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन पढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। यानी कि जितना आप संघर्ष करोगे वास्तविक रूप में आप उतने ही मजबूत बनते जाओगे। यानी कि आपके जो जो वास्तविक जीवन है वो संघर्ष पे ही डिपेंड करता है। तो चलते हैं आगे। तो हम पढ़ेंगे सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन है कि मृदा का अपरदन। अब मृदा का अपरदन कैसे? मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब कैसे जाएगी? ये तो है नहीं कि उसके पैर है जो चल करके चली जाएगी। तो उसमें कुछ कारण होते हैं। तो आज हम सबका पढ़ेंगे कि जाती कैसे, किस कारण से जाती है, कौन सा प्राकृतिक और कौन सा कृत्रिम कारक है, आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या पढ़ेंगे? मृदा क्षरण, सोइल इरोजन। मृदा क्षरण है, सोइल इरोजन। होता क्या है? मृदा क्षरण मृदा का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सोइल इरोजन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात कर ली अपन ने। तो क्या क्या वो क्या लिखा था, क्या बोला था अभी मैंने कि मृदा क्षरण से तात्पर्य मृदा का, अब किसके द्वारा कट के जाएगी? मृदा का वायु व जल के द्वारा कटकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो परिभाषा क्या है इसकी? मृदा प्रदूषण से क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है कि मृदा का जल या वायु, अभी दो फैक्टर है जो इसको लेकर के जाएंगे कि द्वारा कटकर, अगर पानी हुआ तो पानी के साथ कटकर जाएगी, और हवा हुई तो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? सोइल इरोजन। तो अब सोइल इरोजन कितने प्रकार का होता है? तो सोइल इरोजन होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? प्राकृतिक इरोजन, प्राकृतिक क्षरण, और दूसरा त्वरण। त्वरण इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्लेरेटेड। क्या कहते हैं? एक्लेरेटेड। तो अब हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे हम सबसे पहले? क्षरण, प्राकृतिक क्षरण या नेचुरल इरोजन। नेचुरल इरोजन, प्राकृतिक क्षरण। अब ये क्षरण क्या होता है? कि ऐसा क्षरण है जो प्रकृति के ऊपर निर्भर हो। प्रकृति के ऊपर कैसे? जैसे मृदा निर्माण हो रहा है, तो मृदा निर्माण कैसे हो रहा है कि एक या तो उस स्थान दूसरे स्थान की मृदा उड़कर उस जगह गई हो, या फिर चट्टान टूटी हो। तो इसमें क्या होगा कि मृदा का प्राकृतिक रूप से अपर्दन क्या कहलाता है? नेचुरल इरोजन, यानी कि प्राकृतिक रूप से मृदा का कटना। प्राकृतिक रूप से अगर जल होगा तो वो भी प्राकृतिक रूप से ही काटेगा, हवा भी प्राकृतिक रूप से ही काटेगी। तो वो एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे, जैसे जल व वायु। अब दूसरा है त्वरण, एक्लेटेड। सेकंड है त्वरण क्षरण। अब इसमें क्या होता है? त्वरण क्षरण में इसमें होता है कि मानव या जानवरों के द्वारा क्षरण। अब मानव और जानवर कैसे रहेंगे? जैसे मानव है, अब अगर खेत को फसल अच्छे से नहीं करेगा, वो उसको पड़ती छोड़ेगा, तो क्या होगा? उसका इरोजन होगा।
तो इसके अंदर कौन से फैक्टर आते हैं कि मानव व जानवरों द्वारा खेत का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करना। क्या आएगा इसमें? मानव व जानवरों द्वारा खेत का अच्छे से प्रबंधन नहीं करना। अब अच्छे से प्रबंधन नहीं करने का मतलब ये थोड़ी है कि मानव खेत का प्रबंधन करता है, सिर्फ मानव ही खेत का प्रबंधन करता है, जानवर खेत का प्रबंधन नहीं करता। तो ये लाइन मैंने क्यों लिखी कि मानव अगर खेत का अच्छे से प्रबंधन करेगा तो उसके अंदर जानवर नहीं घुसेंगे खेत में, और जानवर नहीं घुसेंगे तो जैसे जानवर घुसते हैं तो क्या है, उस खेत की मिट्टी उनके पैरों की चिपक करके दूसरे खेत में चली जाती है। तो इस प्रकार भी क्या होता है, क्षरण। अब इस प्रकार के क्षरण के अंदर बात करते हैं हम कि ऐसी मिट्टी कितने सालों में बन करके तैयार होती है कि अभी जानवरों ने जैसे शरण कर दिया, उसके पैरों से मिट्टी चिपक करके दूसरे खेत में चली गई। अब जैसे दूसरे खेत में गई तो वहां पे मिट्टी जैसे कितने समय में कितनी तैयार होगी, तो वो देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि 1000 साल के अंदर 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होगा। कितना होगा? 1000 साल में 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होगा। अब अगर मिट्टी का निर्माण कितने साल में होगा? 1000 साल में 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मानव ने खेत का प्रबंधन अच्छे से नहीं किया, यानी कि उसने खेत का निर्माण है फसल के लिए वो अच्छे से नहीं किया, उसका तरीका सही नहीं है, तो ये प्रोसेस जल्दी भी पूरी हो सकती है। जरूरी नहीं कि फिर 1000 साल लगे। तो इसमें एक लाइन से लिख लो कि मानव ने फसल के समय खेत का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया हो तो हम इसमें क्या है कि मानव ने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया हो तो यह प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो सकती है। क्या होगा कि 1000 साल में कितनी बनती है? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मानव ने प्रबंधन अच्छे से नहीं किया तो यह प्रक्रिया जल्दी भी पूरी हो सकती है, यानी कि जरूरी नहीं कि 1000 साल ही लगेंगे, फिर कम समय में भी यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो ये अपन ने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कहते हैं टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये तो क्या हुआ अपना टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। कौन कौन से हुए? नेचुरल और त्वरण, एक्सेलरेटेड। तो अपन ने मर्देशन की बात करी। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म है, यानी कि उस आप कह सकते हो कि नेचुरल का ही पार्ट है। नेचुरल इरोजन में एग्जांपल है जल और वायु, तो इसको कहेंगे जल शरण, इसको कहेंगे वायु शरण। तो उसी का पार्ट मान लो। लेकिन अपन क्या पढ़ेंगे अब? मैकेनिज्म ऑफ इरोजन में बोलते शरण का तंत्र। जब ये कितने प्रकार का होगा? 2 टाइप। अब ये 2 टाइप होगा। कौन कौन सा? अभी मैंने बताया कि जल और वायु। तो जल शरण और वायु शरण। तो अपन ने क्या देखा? क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ इरोजन, शरण का तंत्र कितना प्रकार का होगा?
दो प्रकार का, जल क्षरण और वायु क्षरण। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले जल क्षरण की बात करेंगे। अब जल क्षरण से क्या समझते हो कि मिट्टी का जल के द्वारा कटना, कि मिट्टी का जल के द्वारा कटना। और फिर क्या देखेंगे, वायु क्षरण। तो वायु क्षरण का मतलब मिट्टी का वायु द्वारा कटना। तो हम पहले नंबर में लेते हैं वायु क्षरण। वायु क्षरण, वायु क्षरण मैंने बताया कि मिट्टी का वायु द्वारा कटना। अब ये तो है नहीं कि मिट्टी से कैसे कटेगी सर, तो मिट्टी से ऐसे कटेगी जैसे हवा चली, हवा चलने पे वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले गई। अब उड़ा करके कहीं ना कहीं तो ले जाकर के पटकेगी, रहेंगे कि हवा में रखेगी उसको, तो जहां पे गिरेगी तो वहां पे मिट्टी का निर्माण बढ़ेगा, तो वहां पे मिट्टी बढ़ेगी। तो इसका मतलब वायु इरोजन। इसको, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि वायु द्वारा मिट्टी का अपर्दन, वायु द्वारा मिट्टी का अपर्दन। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, इसके वायु क्षरण के भी कुछ टाइप्स हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एयर इरोजन। टाइप्स ऑफ एयर इरोजन, कितने टाइप्स का होता है ये, 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स में पहला होगा उच्छलन, दूसरा निलंबन, तीसरा सतह सर्पण। कौन सा पहला, कौन सा, उच्छलन, दूसरा निलंबन, और तीसरा सतह सर्पण। अब हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन देख ली, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन देख ली, उसके अंदर टोरेंट क्षरण और प्राकृतिक क्षरण देखा। फिर मैंने क्या कहा कि मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन। तो मैंने क्या बताया कि नेचुरल का पार्ट मान ले दो इसको, क्योंकि नेचुरल मैंने एग्जांपल के लिए है जल और वायु, यहाँ पे क्या है जल क्षरण और वायु क्षरण। तो मैंने बताया कि जल क्षरण क्या होता है कि मिट्टी का जल के द्वारा कटना, और वायु क्षरण क्या होता है मिट्टी का वायु द्वारा कटना। मैंने टाइप्स ऑफ की बात कर ली कि टाइप्स ऑफ एयर इरोजन, इसमें मैंने बताया उच्छलन, निलंबन, सतह सर्पण। यहां तक आया समझ, इसका ले लो स्क्रीन शॉट। अब क्या देखा अपन ने भी, किसकी बात कर रहे थे अपन यहाँ पे, एयर इरोजन। उसका दूसरा नाम क्या है, विंड इरोजन, क्योंकि हवा को विंड भी बोलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे फर्स्ट नंबर पे, वायु क्षरण, इंग्लिश में विंड इरोजन। तो मैंने इसमें क्या बताया कि हवा के द्वारा मिट्टी का कटना। तो अब पहले इसके बारे में मैंने इसके प्रकार बता दिए थे, थोड़े इसके बारे में बात कर लेते हैं कि होता क्या है अच्छे से। तो मैंने क्या लिखाया था, वायु क्षरण वायु द्वारा मिट्टी का कटाव, वायु द्वारा मिट्टी का कटाव। तो ये तो क्या हुआ, विंड इरोजन। अब ये होता कहाँ है सबसे ज्यादा, कहीं ना कहीं तो होता ही होगा कि जैसे वाटर इरोजन कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा पानी होगा। विंड इरोजन कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा हवा होगी। तो इसकी बात कर लेते कौन से इलाकों में होगा, ये होगा कहाँ पे, शुष्क व अर्ध शुष्क इलाकों में, एरिड व समेरिड, सब एरिड, शुष्क व अर्ध शुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड। यहां क्या होगा, ये हाई, इसका मतलब है हाई, एरो का मतलब हाई। कहाँ होगा, शुष्क व अर्धशुष्क इलाकों में। बताओ क्यों, क्योंकि वहां पे जमीन क्या होगी, सूखी, सूखी होगी तो मिट्टी भी क्या होगी, सूखी। अगर हवा चलेगी
तो सूखी मिट्टी को उड़ने में दिक्कत आएगी या फिर गीली को? ऑफ कोर्स गीली को, क्योंकि गीली मिट्टी क्या है, उड़ेगी नहीं। उड़ेगी कौन सी? सूखी मिट्टी। तो कौन से इलाकों में जाता है वो? शुष्क व अर्ध शुष्क इलाकों में। अब ये पाया कहाँ जाता है ये इलाके? राजस्थान। राजस्थान कैसा इलाका है? शुष्क व अर्ध शुष्क इलाका है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण किसके द्वारा होगा? विंड इरोजन के द्वारा। किसके द्वारा? विंड इरोजन के द्वारा। तो इसमें लिखते हैं वो लाइन, राजस्थान में सर्वाधिक शरण इसी से। इससे राजस्थान में सर्वाधिक शरण किससे होगा? वायु शरण से। तो अब मैं, कल अपन ने भी इसकी बात क्या की थी? इसके टाइप्स की बात की थी। क्या की थी? टाइप्स ऑफ विंड इरोजन। टाइप्स ऑफ विंड इरोजन मैंने कौन कौन से बताया था? पहला बताया था मैंने, कौन सा बताया था? उच्छलन, साल्टेशन। उच्छलन इंग्लिश में बोलते हैं सोल्टेशन। अब उच्छलन से क्या समझते हो? उच्छलन का मतलब उछलना। अब उछलना कूदना कैसे? सुना होगा एक साथ उछलना और कूदना। तो कैसे? इसके अंदर पहले अपन इसके कणों के व्यास की बात करते हैं, कितना होगा। कि इसके अंदर जो कण होते हैं वो होते हैं 0.1 से 0.5, 0.1 से लेकर के 0.5 के। कितने होते हैं? 0.1 से लेकर के 0.5 कणों का व्यास। इसमें कणों का व्यास कितना होता है? 0.1 से 0.5 अब मैंने सबसे पहले कणों का व्यास क्यों लिखवाया? क्योंकि इसके अंदर जो कण है वो मीडियम साइज के होते हैं। मीडियम साइज के होने का मतलब है कि इसके अंदर जैसे हवा चलेगी, क्या पढ़ रहे अपन? वायुक्षरण का तो प्रकार पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें हवा चलेगी तो हवा चलने पे क्या होगा? जो इसके कण हैं वो उछलेंगे। कैसे? मान लो यहाँ पे ये कुछ मर्दा के कण हैं, यानी मर्दा है ये। अब इधर से क्या चली? हवा। हवा चली तो इसी के साथ जो ये कण है वो उछलते हुए यहां से यहां आए। फिर यहां पे हवा चली, फिर उछलते हुए यहां से यहां आए। यानी कि यहां से यहां डायरेक्ट थोड़ी आए, दो प्रोसेस में उछलते हुए। पहले उछलकर यहां आए, फिर उछलकर यहां आए। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उच्छलन। इसलिए मैंने इसके कण बताया क्योंकि मीडियम साइज के हैं। ये कण अपने को याद कराने में आसानी रखेंगे, इसलिए मैंने पहले कण लिखवाए। तो क्या बताया मैंने? कणों का व्यास कितना बताया? 0.1 से 0.5 अब देखते हैं दूसरे इसके बारे में कि क्या। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही हवा का दाब इन पे पड़ेगा तो ये उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। वायु का दाब पड़ने पर उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब ये क्या लिखा है मैंने? उछलकर। अभी समझाया था मैंने उछलकर कैसे। तो एक लाइन तो अपने इसके बारे में लिखी, किसका आकार, व्यास, और दूसरी लाइन की वायु के दाब से उछल करके जाना। अब देखते हैं इससे इरोजन होता कितना है। इसी शरण से सर्वाधिक, अब सर्वाधिक कितना? सर्वाधिक कितना? 100% तो नहीं होगा पूरा, क्योंकि बाकी दो टाइप्स भी है। 50 से 75% सर्वाधिक शरण इसी से, इसी शरण से सर्वाधिक शरण होता है। आया उछलन समझ? उछलन क्या है?
उछलन को इंग्लिश में बोलते हैं शाल्टेशन, जिसमें कणों का आकार रखते हैं 0.1 से 0.5 mm। इसमें वायु का दाब पड़ने पर कण क्या है उछल उछल कर जाते हैं, और इसी क्षरण के कारण 50 से 75% तक क्षरण होता है, जो सर्वाधिक है। ये लाइनें इंपोर्टेंट है कि सर्वाधिक क्षरण कौन से टाइप से होता है। फिर दूसरे नंबर में मैंने क्या बात की थी, निलंबन, सस्पेंस। निलंबन, सस्पेंस। अब ये क्या होता है, निलंबन यानी हवा में तैरना। बात किसकी कर रहे हैं, वायुक्षरण की, तो इसका मतलब हवा में तैरना। अब हवा में कैसे तैरेंगे, आप बोलोगे कि सर ये कोई पानी थोड़ी है जो इसमें तैर लेंगे, लेकिन पानी नहीं है, लेकिन हवा तो है ना। हवा में जो हल्की चीज होगी वो तो उड़ेगी, हल्की चीज होगी वो तो उड़ेगी सही। तो इसका कणों का व्यास कितना होगा, 0.1 mm से कम, लेस देन 0.1 mm। क्या होगा इसका, कणों का व्यास कितना, 0.1 mm से कम। इस वाले साइन को कहते हैं लेस देन। ये तो आता होगा कि किधर लगाते हैं, किधर लेस होता है किधर मोर होता है, तो ये लेस देन 0.1%। और अगर उसके अंदर होगा तो जैसे दाब पड़ेगा तो इसमें तो उछल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, हवा में तैरेगा, और हवा में तैरेगा तो जैसे हवा रुकेगी तो वापस नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरने पे जहां, जैसे अब ये कण थे, इनका आकार क्या है 0.1 mm। अब यहां से हवा चली तो अब ये यहां से उड़ करके हवा में आ गई, ये हवा में तैर रहे हैं। अब जैसे ही हवा रुक गई, हवा रुकने के बाद क्या हुआ, यहां से गिर करके इस वाले खेत में, इस वाले खेत में आ गिरे। कहां से आए थे, यहां से। कहां से आए थे, यहां से, और गिरे कहां पे, यहां पे। तो ये क्या हुआ, निलंबन, यानी कणों का हवा में तैरना। तो क्या लिखेंगे इसमें, वायु का दाब पड़ने पर कण हवा तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका व्यास कितना होता है, कम होता है, कम होगा तो हवा में तैर सकता है। फिर मैंने इसमें तीसरी लाइन क्या लिखी थी, सर्वाधिक इरोजन, यानी कि कितना परसेंट इरोजन होता है, 50 से 75। अब इसमें बात करेंगे इसमें इरोजन कितना होता है, इसमें होगा मात्र 3 से 4% इरोजन इससे होता है। कितना, कुल इरोजन का, कुल अपरदन का 3 से 4% इसी के कारण। अब क्या देखा अपन ने, उच्छलन देख लिया, निलंबन देख लिया, और तीसरा मैंने क्या बताया था, सतह सर्पण। इसका मतलब सरफेस क्रिप, यानी कि रेंगना, जैसे सांप रेंगता है तो वो कैसे करता है, क्रिप। क्रिप का मतलब रेंगना, सर्पण। हिंदी का नाम देखो इसका क्या लिखा हुआ है, सतह सर्पण। सर्पण, सर्प, जैसे सर्पण, सर्पण का मतलब जैसे सर्प, सर्प मतलब जैसे सांप रेंगता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरफेस क्रिप। अब होता क्या है, इसको ये रेंगता क्यों है, जैसे ये तो इसका क्या है, वजन मीडियम था, तो ये उछल उछल करके जा रहा था ऐसे, यहां से उछलकर यहां पे, यहां से उछलकर यहां पे। इसके अंदर क्या हुआ, निलंबन में इसका वजन कम था तो ये यहाँ हवा में तैरता हुआ रह गया, लेकिन इसमें इसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, इससे। तो इसका व्यास कितना होगा, इसके कणों का व्यास 0.5 या और भी अधिक। तो इसका व्यास क्या लिखेंगे, कणों का व्यास कितना होगा,
0.5 या अधिक, 0.5 या अधिक, यानी कि इससे मोटे हैं। अब जब हल्के थे तो वो हवा में तैर रहे थे, उससे मोटे आए ये तो वो उछलने लगे, और उससे भी मोटे आए, इसका मतलब वो रेंगेंगे, रेंग रेंग करके चलेंगे। तो अब इसमें जैसे इसमें दूसरी लाइन लिखी वायु का दाब पड़ने पर, तो इसमें क्या लिखेंगे कि वायु का दाब पड़ने पर कणों का रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। समझ आया ये वाला पॉइंट क्या है? वायु का दाब पड़ने पर, वायु का दाब पड़ने पर कणों का रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। हमें समझ आया कैसे? क्योंकि वजन भारी है इनका तो ये रेंग करके जाएंगे। अब इसको भी समझा देता हूँ, डिफाइन करता हूँ कैसे। जैसे अपने पास यहाँ पे कुछ 0.5 mm के कण हैं, तो ये क्या हुआ, यहां से रेंगते हुए ये रेंग रेंग कर चलते हुए यहां पर आ पहुंचे। कैसे आए? रेंगते हुए, पहले यहां से यहां, यहां ऐसे ऐसे करते करते यहां आ पहुंचे। तो ये समझ आया, रेंग कर जैसे सांप चलता है उसी प्रकार से। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट की क्या बात करेंगे कि अपवर्तन कितना होता है। तो क्या लिखेंगे? कुल अपवर्तन का 5 से 25%। कितना? 5 से 25%। तो कुल अपवर्तन का 5 से 25% इसी के कारण। तो इसमें अपन ने क्या देगा कि कुल अपवर्तन का 5 से 25% इसी के कारण। तो अपन ने क्या देखा? वायु क्षरण देखा। वायु क्षरण के अंदर वायु वायु द्वारा मिट्टी का कटाव शुष्क क्षेत्रों में, अधशुष्क क्षेत्रों में अधिक, राजस्थान में सर्वाधिक क्षरण इसी से। टाइप्स ऑफ विंड इरोजन, उच्छलन देख लिया, यानी कि कणों को उछल उछल कर जाना। निलंबन, यानी कि कणों का दाब पड़ने पर हवा में तैरना। और अपवर्तन कितना सबसे ज्यादा? इस उच्छलन से फिर 3 से 4%, निलंबन से फिर देखा सतह सर्पण। सतह सर्पण में कणों का व्यास देखा कि मोटे होते हैं, इसी के कारण ये रेंग करके चलते हैं। और अपवर्तन होता है 5 से 25% इसी के कारण। तो यहां तक समझ आया, इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। करते हैं शुरू। आगे अपन ने क्या देखा? अपन ने इरोजन देख लिया, कौन सा? विंड इरोजन। विंड इरोजन में उसके टाइप कंप्लीट कर लिए। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि वायु क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ विंड इरोजन, यानी कि वायु क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कैसे प्रभावित करेंगे कारक? कि वायु क्षरण, जैसे अपन ने देखा कि वायु क्षरण होता क्या है, तो उसको प्रभावित कौन करेगा? अगर हवा निकलेगी इतनी जोर से, या फिर अपन मिट्टी को गीला कर देंगे, तो क्या वायु क्षरण होगा? नहीं होगा। तो अपन इसके कुछ फैक्टर्स लेते हैं, जैसे जलवायु, स्थला करती, और जलवायु के साथ स्थला करती मृदा का प्रकार कौन सा है। और जैसे अपन पहला टाइप लेते हैं, जल वायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? कि अगर जलवायु, अगर शुष्क मौसम होगा तो ज्यादा होगा, और जैसे आर्द्र मौसम होगा तो वायु इरोजन कम होगा। इस प्रकार जलवायु प्रभावित करती है। दूसरा फैक्टर लेते हैं हम, मृदा।
अब मृदा कैसे प्रभावित करेगी? अगर मृदा बालू होगी तो क्या वो ज्यादा उड़ेगी? भाई एक तो आपके पास क्ले है, एक बालू है और एक बालू सिल्ट क्ले। आपके पास तीन प्रकार की मृदा है, पढ़ी होगी है तो आपने। क्ले का मतलब क्या है? अगर इनको पानी मिल जाए तो ये एक साथ ऐसे आपस में आकर के चिपक जाती है और बहुत टाइट हो जाती है सूखने के बाद। फिर आती है सिल्ट, तो ये हल्की टाइट होती है। और ये आती है जो कितना ही पानी दे दो फिर भी सूखी की सूखी रह जाती है, थोड़ी देर में सूख जाती है। तो जो मृदा सूखी हुई होगी उसका इरोजन ज्यादा होगा या फिर जो टाइट बंधी हुई है उसका होगा? तो सबसे ज्यादा इरोजन होगा किसका? बालू का। फिर उससे कम किसका होगा? सिल्ट का। और सिल्ट से कम क्ले का। तो सबसे कम किसका होगा? क्ले का। और सबसे ज्यादा बालू का। तो आपकी किस प्रकार की मृदा है ये भी इफेक्ट करती है किसको? विंड इरोजन को। फिर तीसरा टॉपिक लेंगे हम, क्या? वनस्पति। वनस्पति समझते हो? पेड़ पौधे। अगर आपकी भूमि पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो क्या वो वायुक्षरण होने देंगे? नहीं होने देंगे। जैसे आपने, ये खेत है, ये खाली पड़ा है, तो इस पे हवा चलेगी तो डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी और मिट्टी को उड़ा करके ले जाएगी। लेकिन ये दूसरा खेत है, यहाँ पे आपने मूंगफली लगा रखी है, कोई फसल लगा रखी है, तो अब अगर वायु आएगी तो इनके पत्तों से टकरा करके वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब वायुक्षरण नहीं होगा। तो वनस्पति, इसका कोई घास लगी हो, चाहे से कोई पेड़ लगाओ, कुछ ना कुछ तो लगा हुआ होना चाहिए। तो ये किसका देखा अपन ने? वनस्पति का। फिर देखते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति, अब अगर समतल जमीन है तो उसका इरोजन ज्यादा होगा, और जैसे उबड़ खाबड़ है तो उसका इरोजन कम होगा। क्योंकि यहां से ऐसे है जमीन, तो यहां से पहले यहां से कटेगी, फिर यहां से बच जाएगी, फिर यहां से कटेगी, फिर यहां से बच जाएगी। लेकिन अगर ये समतल है तो वो फिर उड़ती 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 जब पूरी चली जाएगी। ये तो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ विंड इरोजन, वायुक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं क्या कि वायुक्षरण को रोकने के सिद्धांत। अब इसको रोका भी, रोके भी तो वे कैसे रोके? तो क्या देखेंगे अब? वायु क्षरण को रोकने के सिद्धांत। अब कैसे रोकेंगे इसको, वायुक्षरण को? तो सबसे पहले सिद्धांत है कि वायु का वेग कम करके, वायु का वेग कम कर देंगे। वायु का वेग कैसे कम करेंगे? तो ये नहीं कि अपन हवा आ रही है और अपन उसके सामने ऐसे करके खड़े हो गए, तो वो कम नहीं होगा। फिर अपन एक यानी आदमी कम नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? तो जैसे ये खेत है, तो यहाँ पे वायुरोधी वृक्ष लगा देंगे इसकी मेड़ पे, तो हवा आएगी तो इससे टकरा करके वापस चली जाएगी। तो कैसे कैसे करेंगे? वायु के वेग को कम करके। फिर क्या देखेंगे अपन? वायु का वेग तो कम कर दिया, फिर कणों, मिट्टी को, मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ाकर। अब मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होगी, इसका मतलब सोइल इरोजन किसके द्वारा? विंड के द्वारा कम होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो मिट्टी सूखी होती है उसका इरोजन ज्यादा होता है कंपेयर टू गीली वाली के। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मृदा नमी की मात्रा बढ़ा करके, मृदा कणों का आकार बढ़ा करके। कैसे? अब मृदा कणों का आकार कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे देंगे कि उसको पकड़ के ऐसे खींचा और वो आकार बढ़ गया। तो इसका भी जैसे अपन ने मिट्टी को गीली किया, तो गीली करने के बाद वो सूखेगी, तो किसके रूप में सूखेगी? ढेले के रूप में। एक ढेला बनेगा, तो वो ढेला टूटेगा ना, तो फिर वो छोटे रूप में नहीं, फिर वो बड़े बड़े रूपों में टूट जाएगा। इसका मतलब मिट्टी बिखरी हुई नहीं होगी। तो इस कणों का आकार बड़ा करके। तो ये तो क्या देखिए अपन तीन सेक्टर। चौथा है अब कृषि क्रियाओं द्वारा।
कृषि क्रियाओं के द्वारा। अब कृषि क्रियाओं द्वारा कैसे संभव है कि ये तो है नहीं कि कृषि के द्वारा अपन जैसे हल चलाएंगे, कुड़ी चलाएंगे, तो उससे तो मिट्टी कटेगी, वो चलेगी तो ये बुरबुरी हो जाएगी ज्यादा, तो मिट्टी कटेगी। तो कैसे? जैसे एग्जांपल जैविक खाद लेकर के, जैविक खाद मतलब कंपोस्ट। जैसे कंपोस्ट ले ली, जैविक खाद में तो आता है ये कि जीवों द्वारा कंपोस्ट ले ली। अब ये लेने पे क्या हुआ, जैसे ये खेत में दी तो इसने क्या किया, मिट्टी के कणों के साथ संबंध बनाया और उनको एक दूसरे से चिपका दिया। कोहेजन, हेडेशन नाम सुना होगा कि मिट्टी का किसी के साथ चिपकना और किसी के साथ टूटना, तो कोहेजन, हेडेशन। तो उसके अंदर आता है कंपोस्ट। जैसे और भी कृषि क्रियाओं के अंदर आ गया, जैसे पानी देना खेत को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कृषि क्रियाएं करके सुधार सकते हैं। फिर आता है इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मल्चिंग। मल्चिंग से कैसे सुधारेंगे इसको, कि मल्चिंग से सुधारना है कैसे? मल्चिंग का मतलब ढकना, खेत को ढकना। खेत को कैसे ढकेंगे? जैसे अपना ये खेत है, अब इसके ऊपर इतनी बड़ी पन्नी या जैसे थैली, पॉलिथीन, वो तो ला नहीं सकते अपन। तो कैसे ढकेंगे? जैसे इसमें अपन ने क्या की, सरसों की, सरसों के बाद अपन ने उसका जो बेचने वाला पार्ट था वो तो काट लिया, बचे क्या उसके डंठल। तो उनको, उनमें हल चला करके उसको क्या किया, खेत में ही मिलवा दिया। अब जैसे खेत में गिरे तो वो ऐसे ऊपर बिछ गए, इनके मिट्टी के ऊपर बिछ गए। जैसे मिट्टी के ऊपर बिछे तो उन्होंने क्या लेयर बना ली और इसको खेत को ढक लिया। तो इसे कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं? मल्चिंग। फिर है इसमें लेते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या मतलब है कि अगर अपन क्रॉप रोटेशन को समय समय पर चेंज करते रहेंगे, जैसे क्रॉप चेंज करते रहेंगे, तो क्या होगा, जो उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ कम नहीं होगी। कम नहीं होगी तो जैसे कंपोस्ट देते हैं तो भी तो किसके लिए देते हैं, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए। और अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उसकी उर्वरता कम होगी नहीं, और इसका मतलब क्या होगा, कण एक दूसरे से चिपके रहेंगे और विंड इरोजन नहीं होगा। फिर लेते हैं अपन खेत को पड़ती नहीं छोड़ना। खेत को पड़ती नहीं छोड़ना। अब पड़ती क्यों किसे बोलते हैं? जैसे आपने खेत में एक एक बार फसल ले ली, फिर उसको एक साल के लिए खाली छोड़ दिया, फिर दूसरे साल की फसल ले ली, फिर तीसरे साल खाली छोड़ दिया। इसका मतलब आप खेत को पड़ती छोड़ रहे हो। पड़ती का मतलब उस समय खाली है, अब खेत खाली है तो विंडरोजन होगा। मैंने क्या कहा था कि अपने को वनस्पति लगानी है, यानी कि खेती करनी है, तो पड़ती नहीं छोड़ना। तो ये तो क्या हुई, कृषि क्रियाएं। फिर अपन पांचों पॉइंट क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। पांचों पॉइंट है कि पेड़ पौधे वनस्पति लगाकर, ये वाला। तो कैसे? जैसे वनस्पति के अंदर कुछ पेड़ ले लेते हैं। पेड़, खेजड़ी का नाम सुना है? तो खेजड़ी, खेजड़ी क्या करती है, एक ऐसे उसका पेड़ होता है ऐसे, ऐसे। तो कितना फैला वो, यहां से यहां तो कितना फैला, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब वो विंडोजन को रोकती है। और इसका बोटेनिकल नाम क्या है खेजड़ी का? प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। आए समझ कि कैसे रोकती है, कि बहुत बड़ी होती है। फिर क्या है, दूसरा वृक्ष ले लेते हैं इसके अंदर अपन, रोहिड़ा। मतलब इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलाटा। अब वैसे तो और भी वृक्ष है, जैसे विलायती बबूल, इजरायली बबूल, शीशम। तो अपने तो इंपोर्टेंट खेजड़ी और रोइडा ही है, क्योंकि ये राज्य वृक्ष के रूप में आते हैं। तो अब अपन क्या क्या लेंगे, जैसे पेड़ ले लिए अपन ने,
अब लेंगे अपन झाड़ियां। छठा पॉइंट, झाड़ियां यानी शरब, इंग्लिश में शरब। तो अपन जैसे झाड़ी लेंगे तो किसके लेंगे, जैसे जरबेरी ले ली, और जरबेरी। अब जरबेरी क्या है, झाड़ी होगी, तो झाड़ी कितनी होती है, वो जैसे खेत है तो खेत से थोड़ी लेवल पे होती है, इतनी ऊंचाई की होती है खेत से। तो हवा को क्या है, वो डायरेक्ट रोकती है, गिरने नहीं देती। इसका वैज्ञानिक नाम जिजिफस रोडेंटिफोलिया, जिजिफस रोडेंटिफोलिया क्या है, जिजिफस रोडेंटिफोलिया। और जैसे अरंडी, इसका भी एक, अरंडी की भी एक क्या है, जड़ी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अरंडी का वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिकस, रिसिनस कम्युनिकस। ये तो क्या हुई, झाड़ियां। अब अपन ने पेड़ ले लिए, जड़ ले ली, अब क्या थोड़ी घास ले लेते हैं। पहले देखो सीक्वेंस, देखो पेड़ यानी कि ऊंचाई, झाड़ियां उनसे कम ऊंचाई, और घास यानी कि जमीन से लगी हुई, इनकी ऊंचाई भी, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा, उससे कम और उससे कम। अब जैसे घास में सेवण घास, अंजन घास, ये हुई घास। कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट ले लेते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगाकर। 8वां पॉइंट, वायुरोधी वृक्ष लगाकर। अब वायुरोधी वृक्ष कैसे, अब अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हवा चलती है गर्मियों में, कहां से चलती है, पश्चिम दिशा से, पाकिस्तान की ओर से। तो एक तो कहां लगाएंगे अपन, पश्चिम दिशा से यानी कि वेस्ट। और अपन शीतकालीन यानी कि ये तो क्या हुई ग्रीष्म ऋतु की बात, अब करते हैं शीत ऋतु की बात। शीत ऋतु में ठंडी हवाएं कहां से चलती है, उत्तर से, हिमालय से, तो नॉर्थ से। तो अपने को वायुरोधी वृक्ष कहां लगाने चाहिए, वायुरोधी वृक्ष नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ से तो क्यों, ठंडी हवाओं को रोकने के लिए, और वेस्ट से क्यों, गर्म हवाओं को रोकने के लिए। 8वां पॉइंट हो गया अपना। 9वां पॉइंट यहीं ले लेते हैं, आज का आखिरी पॉइंट भी है अपना। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, ये भी एक तरह से वृक्ष होते हैं, विंड ब्रेक्स दूसरा नाम। ये भी विंड ब्रेक्स ही है, और ये शेल्टर बेल्ट, ये भी विंड ब्रेक्स ही है। लेकिन ये कैसे, ये तो डायरेक्ट रोकते हैं हवा को। जैसे ये आपका खेत है, यहाँ पे मेड़ पे आपने पौधा लगा दिया, हवा को ये रोक दिया, डायरेक्ट ही रोक दिया। लेकिन शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, ये आपका खेत है, यहाँ पे है मेड़, तो यहाँ पे आपने पहले तो लगाया बड़ा वाला पौधा, इसके इधर लगाया छोटा वाला, और इसके इधर छोटा वाला। तो हवा यहां से आई, आते हुए यहाँ इसके ऊपर से निकल करके ऐसे चली गई, ऐसे डिवाइड हो गई अलग अलग जगह पे, यानी अलग अलग भागों में। तो वह कहां से, यहां से। इसमें तो क्या हुआ, डायरेक्ट टकराई, किसमें, वायुरोधी वृक्ष में। और शेल्टर बेल्ट में क्या हुआ, यहां से आती हुई टकरा करके नहीं ऊपर से निकल गई। तो ये हुआ अपना शेल्टर बेल्ट। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, वो भी नोट करो आप, यहां पे नोट करवा देता हूं मैं, शेल्टर बेल्ट बना करके। तो शेल्टर बेल्ट क्या बताया मैंने कि जैसे यहां पे लगा दिया अपन ने, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इधर भी इससे छोटा, और इधर इससे छोटा। अब यहां से आई हवाएं, तो जिस साइड से हवा आ रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसका नाम है विंड वार्ड।
क्वेश्चन पूछा हुआ है जेट में कि इस साइड को क्या बोलते हैं, जिधर से हवा निकल के जा रही है उसको क्या बोलते हैं, लीवार्ड। क्या, लीवार्ड। जिधर से हवा जा रही है विंडवार्ड, जिधर से हवा जा रही है लीवार्ड। क्या है ये, शेल्टर पैड्स। तो ये समझ आया आज की क्लास कि क्या था इसके अंदर पूरा। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आगे वाला टॉपिक भी इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा, वायु शरण। सबसे पहले तो क्या पढ़ा, मृदा शरण। मृदा शरण में क्या पढ़ रहे थे अपन, दो टाइप्स के, त्वरण और प्राकृतिक। फिर मैंने क्या कहा कि मैकेनिज्म ऑफ इरोजन देखते, उसमें मैंने क्या कहा दो प्रकार की होती है कि वाटर और विंड। तो अपन ने किसकी बात कर ली, विंड की। विंड्स के टाइप देख लिए, कौन कौन से, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। उसको प्रभावित करने वाले कारक देख लिए, जलवायु, मृदा, वनस्पति, शिलाकृति। फिर अपन ने क्या देखा कि रोकने के सिद्धांत। उसमें क्या देखा, वायु का वेग घटा करके, मृदा की नमी की मात्रा बढ़ा करके, मृदा कणों का आकार बढ़ा करके, कृषि क्रियाओं द्वारा, ये कृषि क्रियाएं हैं। फिर विंड ब्रेक्स, ये 90 नंबर पे। फिर देखा पेड़ लगा करके, झाड़े लगा करके, घास लगा करके और वायुरोधी वृक्ष लगा करके। किधर, किस दिशा में लगानी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। तो आज की क्लास यही है। तो इसी क्लास को आज यहाँ समाप्त करते हुए थैंक्स।